अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी संजय दीक्षित जी, और सब सर को जानते हैं, उनके चैनल्स पे भी देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। Thank you for calling me. सर, आपके इलेक्शंस चल रहे हैं 2 दिन से। खैर, हमारे यहाँ भी आज बाई इलेक्शंस है और उसके लिए पूरे पंजाब का मोबाइल और इंटरनेट बंद कर दिया है। तो क्या आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है? मैं पहला सवाल यही बिल्कुल नहीं करूंगी। होता है। आज हम हमारे यहाँ तो लोग बिल्कुल ऐसा यही नहीं होता है। हमारे यहाँ इंटरनेट तो डबल सर्विस। चार्ज से चलाया जाता है कि और मोबाइल के जो है कैपेसिटी बढ़ा दो, सर्वर्स की कैपेसिटी बढ़ा दो। हाँ, जब तक मोबाइल नहीं चलेगा तब तक तो लोग आपस में बातचीत कैसे करेंगे, वोट कैसे देने सर, जाएंगे। हमारे यहाँ तकरीबन 13 डिस्ट्रिक्ट में पंजाब के मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज कंप्लीटली बंद कर दी गई है कि जी बाई इलेक्शंस हो रहे हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। मुझे नहीं पता कि वो सिक्योरिटी रीजन में मोबाइल का क्या लेना देना या इंटरनेट का, लेकिन आपके यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे राइट। यहाँ कतई ऐसा नहीं होता, बहुत अच्छी कतई बात है, ऐसा नहीं होता। वरना मैं सोची क्योंकि थी शायद आपके यहाँ भी होता हो। अगर ऐसा जी। कर दे तो जो पार्टीज जाती है ना उनसे कांटेक्ट करना मुश्किल हो जाए, हाँ, उनको बिल्कुल। वापस लाना मुश्किल हो जाए। यहाँ तो देखिए इंडिया का जो, मैंने चूंकि मैं खुद इंडियन इलेक्शन में इन्वॉल्व रहा हूँ, पहले एज रिटर्निंग ऑफिसर, फिर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, फिर इलेक्शन ऑब्जर्वर, कई कैपेसिटीज़ में मैंने इलेक्शन करवाए हैं खुद। तो यहाँ का इलेक्शन तो फुल प्रूफ होता है, और स्पेशली आफ्टर ईवीएम, क्योंकि पहले जब बैलेट बॉक्सेस से होते थे, और बैलेट बॉक्सेस में तो उसमें तो खूब सारे कारनामे हुआ करते थे वहाँ पर भी। लेकिन वहाँ पर भी तब भी ये था कि भाई अगर गड़बड़ी होती थी तो रिपोल तुरंत ऑर्डर कर दिया जाता था। मुझे याद है 1999 में बिहार में मेरी ड्यूटी लगी थी एज इलेक्शन ऑब्जर्वर, और महाराजगंज नाम की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, छपरा एक जगह है, डिविजनल हेडक्वार्टर है, बहुत ही बैकवर्ड जगह है, वहाँ पर मेरा हेडक्वार्टर था। और मैंने 67 रीपोल्स ऑर्डर किए थे, 67। लेकिन आज बिल्कुल। की जो स्थिति है टुडे, वही उसी बिहार में मैं 2010 में दोबारा गया था, और वो 2010 में वहाँ स्टेट इलेक्शंस थे, तब तक ईवीएम आ चुकी थी। ईवीएम मगर जो सर, है वो, सर मैं देख रही मैं थी ट्विटर ट्विटर पे कई एक लोगों मिनट ने मैं लिखा है कि जी पूरा जी बता दूं आपको। जी जी जी। 1998 से ईवीएम्स जो है उनका यूज़ चालू हुआ था लिमिटेड वे में, लेकिन लोकसभा इलेक्शन में पहली बार ईवीएम्स जो थी वो 2004 में यूज़ हुई थी लार्ज स्केल पर 2009 से तो वो 100% हो गई थी सभी जगह। आजकल तो 100% ईवीएम पे ही सारा इलेक्शन होता है। तो अब मगर सर, ईवीएम पे जब मैं 2010 में गया तो वहाँ आप पूरे बिहार में शायद एक भी रिपोल नहीं ऑर्डर हुआ। तो ये दैट इज़ दी बेनिफिट दैट वी हैव डिराइव्ड आउट ऑफ ईवीएम्स। मैंने ट्विटर पे देखा कई लोगों ने लगाया कि वो मजा खत्म हो गया ईवीएम की वजह से। जो एक वोट डालने जाया करते थे ना, बैलेट बॉक्स वाला, तो वो मजा जो है वो नहीं रहा। आपको लगता है कि वाकई ऐसा है? और मैं मजे की आपको बात, बताता हूँ मज़ा क्या होता था। जिन्होंने लिखा था उन्होंने जो पिक्चर लगाई थी, उसमें उसमें राहुल गांधी जी के फादर खड़े थे, उनकी मदर थी, और बीच में राजेश खन्ना साहब खड़े थे। पता नहीं कौन से जमाने के उन्होंने लगाई थी। हाँ, वो पूरी फैमिली जो थी वो एक साथ खड़े होकर वोट डाल रही थी, उसमें अपना वो स्टफ कर रही थी जो वोट्स थे वो बैलेट बॉक्स में। ऐसा होता था पहले। और जहाँ पर जो इस तरह के एरियाज होते थे उसको बूथ कैप्चरिंग बोलते थे। बूथ कैप्चरिंग में जाके जो जो मसलमैन होते थे वो जाके बूथ को कैप्चर कर लेते थे, और सारे के सारे जो बैलेट पेपर्स होते थे उन पे सब पे टप्पा लगा के, जिस सिंबल पे टप्पा लगाना होता उस पर टप्पा लगा के, और सारे के सारे एक साथ स्टफ कर देते थे। पूरे आधे घंटे में सारा काम हो जाता था। अब इसमें तो हो नहीं सकता, क्योंकि ईवीएम जो है उस प्रोग्राम्ड है कि वो 1 मिनट में 4 वोट ही रजिस्टर करेगी। तो पहले आप आधे घंटे में 1000 वोट डाल सकते थे अगर आप बूथ कैप्चर करते। आज की डेट में अगर आप बूथ कैप्चर कर भी लो तो क्या करोगे आप बताओ। वो तो सही। 1 मिनट में 4 ही वोट लेगी। 1 घंटे में मैक्सिमम वोट्स दैट यू कैन पुट इन इज 240। तो अगर आपको 1000 फर्जी वोट डालने हैं तो आपको 5 घंटे तक मेहनत करनी पड़ेगी।
पाँच मगर घंटे तो कौन। मगर सर इस वक्त कौन सी पार्टी स्ट्रांग जा रही है? वैसे तो आपकी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उसमें एक अरविंद केजरीवाल साहब जो है, उनके लिए मैं आज आपके यहाँ का ही चैनल देख रही थी, कोई इंडियन चैनल पर न्यूज देख रही थी, तो वो ये बता रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी शुगर हाई हो गई है और उनको स्लो पॉइजन किया जा रहा है। ये भी उनकी पार्टी के लोग कह रहे थे, और ये पाकिस्तान टीवी नहीं, इंडियन टीवी बता रहा था। और कहा जा रहा था उनको शुगर है, उसके लिए हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन स्लो पॉइजन दिया जा रहा है उनको। हाफिज सईद वाला क्या? पता नहीं सर, हाफिज सईद को अभी तक हमने नहीं दिया सर, सोच है रहे क्या हैं। हाफिज सईद? ये तो बता दीजिए। सर अपने घर होंगे, हाउस अरेस्ट है ना, जहां तक मुझे पता है, हाउस अरेस्ट किया हुआ है लाहौर में। लेकिन नहीं सर तो वो अस्पताल से वापस आ गए क्या वो? केजरीवाल सर, वो गए कब थे अस्पताल? जिन्होंने भेजा था वही वापस भी ले आए होंगे सर। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना कि वो हॉस्पिटल गए, उनके ऐसा बारे तो में ऐसी नहीं कि कोई ऊपर न्यूज चले नहीं गए, थी। रुखसत हो गए? नहीं नहीं सर, उनके बहुत फैंस हैं यहाँ पे, वो अगर रुखसत हुए होते आधा लाहौर बाहर होता। अच्छा। हीरो है सर वो यहाँ पाकिस्तान में, आपने ऐसे हल्के में ना लीजिए। वो यहाँ पे हीरो है। लेकिन आप बताइए सर, वो आपके अपोजिशन लीडर जो है उनके बारे में ये खबरें क्यों चल रही हैं, केजरीवाल? केजरीवाल साहब के? जी। केजरीवाल तो देखिए करप्शन के चार्जेस में अंदर बंद है, और मेन रीजन जो उनके अंदर बंद होने का वो ये है कि उनको 9 बार समन किया, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है जो मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस प्रो करती है, 9 बार समन किया, आप गए नहीं, तो फिर 10वीं बार उन्होंने अरेस्ट कर लिया। अगर आप चले गए होते तो कोर्ट भी सिंपैथेटिक होते, कोर्ट भी कहते कि हाँ भाई देखिए इसने जो है वो प्रोसेस फॉलो किया है, तो इसको बेल कर दीजिए। अब कोर्ट भी सिंपैथी नहीं दिखा रहे उसको, तो उसके लिए तो क्या किया जाए? आपको पता है कि हमारे यहाँ का सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो तो किसी की सुनता नहीं, तो वो भी उनको जो अगर रिलीफ नहीं दे रहा है तो इसका मतलब वाकई उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा गड़बड़ किया हो। मगर सर आपके चैनल्स पे स्लो पॉइजन होने की न्यूज़ क्यों चलाई जा रही है? उनके उनके लीडर्स, उनकी पार्टी के ये डिपेंड लोगों से करता बात है, की? देखिए ये हमारे तो क्या बोलते हैं, फ्री फॉर ऑल है, जिसकी जो मर्जी है वो बोल सकता है। यहाँ तो कोई ISI या ISPR तो है नहीं डायरेक्शन देने के लिए, तो ये बहुत बड़ी एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है लेफ्ट लिबरल्स का, जो कि उनको सपोर्ट करता है। वो वैसे भी जो है वो उनकी जो अगर आप हिस्ट्री देखें तो वो कहाँ से आए हैं, वो तो जो जॉर्ज सोरोस वाला जो US डीप स्टेट का जो पार्ट है, उसने उनको नर्चर किया है 1999 से। फोर्ड फाउंडेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये सब उनके पीछे लग के फिर मैक्स से अवार्ड दिला के उनकी पूरी की पूरी एक प्रोफाइल बना के, फिर उसके बाद कांग्रेस से वो, हालांकि कांग्रेस ऑल्सो वॉज प्लेइंग टू देयर ट्यून, लेकिन उतना नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम डायरेक्ट रूल करेंगे। तो डायरेक्ट रूल करने के लिए इनको प्रोपेल किया गया कि इनको हम आगे बढ़ाते हैं, और ये जो है वो जैसे कलर रेवोल्यूशन किया था ना इन्होंने यूक्रेन में, अपनी पपेट गवर्नमेंट बिठाल दी, तो अपनी पपेट गवर्नमेंट बिठाने के लिए इनको आगे किया गया था। हो गया उल्टा, आ गए मोदी जी। मोदी जी से याद आया सर, मोदी जी जो है वो आजकल बड़ी अजीब अजीब स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनका कहना है कि जी पाकिस्तान में जो है वो आटे की लाइन में लोग लगे थे, हम यहाँ पे गवर्नमेंट हमने या कंट्री हमने बड़ी अच्छी चलाई। कई कंट्रीज जो है उसका हवाला उन्होंने दिया कि उनका हाल खराब हो गया कोविड में, और पाकिस्तान का उन्होंने कहा कि जी, नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने कहा कि आटे की लाइन में जो था हमारा एक पड़ोसी मुल्क था। आप तो नाम ना आटे ले की लाइन से फिर आपने क्यों, आपको क्यों कॉम्प्लेक्स हो गया? आपका नाम सर, तो लिया आटे नहीं में ना तो उन्होंने। हाँ सर, हो सकता है बहुत से लोग किसी और कंट्री की बात कर रहे हो, मैं तो कह रही हम हूँ, बिल्कुल लेकिन किसी और हमारा कंट्री की बात कर रहे होते हैं, लेकिन आप मानते हैं कि आटे की लाइन में आप ही लगते हैं, इसलिए आपको जो है तुरंत वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि अच्छा ये हमारी बात कर रहे हैं। तो सर हामिद मीर साहब आपको और क्यों कई इतना दूसरे बहुत ऑब्सेशन है माइंड किया मोदी जी सर से? हमारे यहाँ। नहीं सर, मोदी जी ने बहुत गलत किया है, और उन्होंने ये भी कहा कि जो टेररिज्म फैलाते हैं, ये भी उन्होंने कहा। हाँ, तो ये तो बात सही फिर कही। उसके ये तो बाद आपने तुरंत पकड़ लिया कि आटा और टेरर दोनों जहां साथ साथ हैं वो तो पाकिस्तान ही हो सकता है। मगर सर पाकिस्तान का नाम लेने की क्या जरूरत थी सर? अपना मतलब अच्छी खासे मोदी जी जीतने ही नाम वाले हैं, आप खाम खुद ही कह हमें रहे हैं कि हमें उन्होंने नाम घसीटने ले का क्या लिया। मतलब है? आपने खुद से स्वीकार किया, कन्फेशन है आपका कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। हाँ, नाम तो आप ले नहीं। मगर सर आटा तो हम ही लोग ढूंढ रहे थे ना, आटा तो उस टाइम पे दुनिया में और कोई कौम ऐसी नहीं थी जो आटा ढूंढ रही थी। मगर सर जरूरत क्या है, मैं ये कह रही हूँ, इलेक्शन में हमें हमें हम लोगों को शामिल करने की। मीडिया तो आपने आने नहीं दिया पाकिस्तान का,
आप कहते नहीं हम आके जो है वो इलेक्शन कवर नहीं कर सकते, तो उसमें पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिस्ट में जो जो कंट्रीज आ सकती हैं, उसकी कोई खास 25 वजह? कंट्रीज को बुलाया ना हमने। सर हम एक 26वीं हमें भी बुला लेते। अब आप तो देखिए, उन्होंने उन कंट्रीज को बुलाया है जो इलेक्शंस करवाते हैं, उन कंट्रीज को नहीं बुलाया है जो सिलेक्शंस करवाते हैं। हाँ फिर ठीक है, तो ये बताना चाहिए था ना, हम लोग वैसे ही बता, हमें वैसे ही गुस्सा चढ़ा हुआ था। लेकिन सर मुझे ये अरे बताइए। तो ये बात भी आप लोग खुद ही कहते हैं कि हमारे यहाँ सिलेक्शन होता है। हाँ सर तो वो तो हमने आपकी दुनिया बात कहती को है, अब सर हम सीरियसली ले हमें लिया, क्या। हमने कहा कि सिलेक्शन वालों को नहीं बुलाएंगे, इलेक्शन वालों को बुलाएंगे। मगर सर इस वक्त इलेक्शन कैसा चल रहा है, लोगों का टर्नआउट कितना है, लोग आ रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, किसको वोट डाल रहे हैं, कुछ देखिए पता ओवरऑल है? टर्नआउट तो क्या है कि जो फाइनल फिगर आते हैं ना उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो शुरू में ऐसा लग रहा था कि भाई कम हुआ है, लेकिन जो फाइनल फिगर आया उसमें ये पता चला कि जो फर्स्ट फेज में जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसीज पोल हुई हैं, 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में पोलिंग होनी है, उसमें से 102 में पहले फेज में पोलिंग हुई है। उन 102 में 65.5% पोलिंग हुई है। इनमें 2019 में 66% हुई थी। इट्स मोर और लेस द सेम। डिफरेंस ये है कि कुछ स्टेट्स में कम हुई है और दूसरी स्टेट्स में थोड़ी ज़्यादा हुई है। साउथ वाली स्टेट्स में थोड़ी ज़्यादा हुई है और ईस्ट वाली स्टेट्स में थोड़ी ज़्यादा हुई है। लेकिन जो नॉर्थ वाली जो स्टेट्स है, जिसमें हमारा राजस्थान भी शामिल है, यूपी भी शामिल है, यहाँ पर थोड़ी सी कम हुई है। बट ओवरऑल बराबर सी हो गई है, 65.5 अगेंस्ट 66 इन दी फर्स्ट फेज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो बिल्कुल। माहौल तो अब सेट हो गया है। अब हल्ला गुल्ला ये चलेगा हमारे। तो देखिए 7 फेजेस होने, हाँ बिल्कुल। लास्ट फेज इज ऑन द 1st of June और काउंटिंग इज ऑन द 4th of June। तो ये तो देखिए यूट्यूबर्स के लिए तो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बम्पर टाइम है। मगर सर एक चीज और बताइए, पाकिस्तान में इमरान खान जब अरेस्ट हुए, इलेक्शन से पहले इमरान खान को अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद जब वोटिंग हुई तो इमरान खान की पार्टी को ज्यादा वोट मिले, लोगों ने हमदर्दी हो गई, लोगों को जो भी कह लीजिए। क्या इस वक्त जो अपोजिशन लीडर्स अरेस्ट हुए हैं, क्या उनको फायदा होगा इलेक्शन में, लोगों को हमदर्दी हो जाएगी, उनको वोट पड़ सकते हैं आपके ख्याल से? जिसकी बात आप कर रही है केजरीवाल की, उसकी पार्टी लड़ी कुल 25 सीटों पे रही है, तो उसको क्या फायदा हो जाएगा? फिर भी सर 25 की 25 भी क्या पता जीत जाए। नहीं एक बात है, क्या भारत में लोग हमदर्दी का वोट देते हैं या नहीं, सिर्फ परफॉर्मेंस पे वोट पड़ेगा? अरे हमदर्दी का वोट लेकिन किसको दें? उनके लोग देयर होंगे इज ना सर लॉट जो। ऑफ मैक्सिमम सीट्स कोई लड़ रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, वो करीब 330 सीटों पे लड़ रही है। उनके साथ तो किसी तरह की कोई सिंपैथी है नहीं, क्योंकि नाम क्या तो उनमें चांस से है कोई सर उनका? गिरफ्तार है। राहुल गांधी जी का क्या चांस है? पाकिस्तान में तो कई लोग इंतजार कर रहे हैं कि अगले प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी आने वाले। अच्छा, आपके वो शोज भी में जा चाहते जाके हैं लोग कि बोल रहे हैं, पाकिस्तानी वो भी पैनलिस्ट चाहते हैं शोज कि में बोल रहे हैं। पाकिस्तान के पप्पू का कोई काउंटर पैदा हो यहाँ पे। क्योंकि कई पैनलिस्ट मैंने सुने पाकिस्तान के, जो इंडियन टीवी पे जाके उन्होंने कहा कि जी अगले प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी आने वाले हैं। अच्छा, उनको ज्यादा पता है। हो ओके। सकता है सर। नहीं क्या चांसेस है सर कांग्रेस के? देखिए देखिए हम तो देखिए तो खुद इलेक्शन एनालिसिस करते हैं, इलेक्शन सर्वे करते हैं। हमारा हाँ। मेगा ओपिनियन पोल आया हुआ है जो हमने इलेक्शन के करीब 4-5 दिन पहले चलाया था। उसकी फाइंडिंग मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि उसमें जो हमारी फाइंडिंग थी वो जी। ये थी कि जो इनका जो कॉम्बिनेशन है, यानी जो अलायंस है एनडीए जिसको बोलते हैं, हम्म। तो वो एनडीए इज गोइंग टू विन अबाउट 390-395 सीट्स। 400 तो नहीं क्रॉस करेंगे हमारे हिसाब से। और इसमें बीजेपी जो है उसको हमारा जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट है वो 319 बीजेपी अलोन। तो दैट वाज आवर फाइंडिंग, जो हमारा जो सर्वे था उसकी ये फाइंडिंग है। और कांग्रेस की 39 सीट्स। बिल्कुल। मगर सर ये तो खैर आपके यहाँ तो बाद में ही पता लगता है, आपके यहाँ तो पहले से पता नहीं लगता कि कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा। तो ये डेफिनेटली जून में ही जाकर जो रिजल्ट्स हैं वो फाइनल रिजल्ट्स पता लगेंगे। लेकिन यार उससे पहले भी काफी अंदाजा लोगों को हो जाता है। इस बार ये भी सर सुनने में आया कि बीजेपी उस तरह उतनी स्ट्रांग नहीं है। ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स और पता नहीं क्या क्या होते रहते हैं कि
आइडिया तो लग जाता है। और इस बार तो सारे के सारे ओपिनियन पोल्स ऑलमोस्ट यूनानिमस है। बिल्कुल सर, लेकिन क्योंकि जब यही मुझे कई मेरे इंडियन दोस्तों से जब बात होती है तो वो यही कहते हैं कि इस बार जो है वो बीजेपी को थोड़ा टफ टाइम मिल रहा है, थोड़ा कंपटीशन ज्यादा है। लेकिन अवैसी साहब सर, आपके फेवरेट अवैसी साहब का क्या हाल है? वो वो कहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं? हजरत ओवैसी, हजरत अवैसी साहब ओवैसी की किधर है? एक सीट आती है, वो आ जाएगी। एक के दो? दूसरी नहीं आएगी इस बार। अच्छा। मगर हमेशा तो यही सुनने में आता है कि 2 सीट्स उनकी होती हैं, लेकिन नहीं नहीं, वो 2 सीट तो पहली बार आई थी, पिछली बार 2019 में पहली बार उन्होंने दूसरी सीट जीती थी। वो हमेशा एक सीट जीतते हैं। तो सर वो क्या चैलेंजेस क्या होंगे? हैदराबाद की जो ओल्ड सिटी की जो सीट है, हाँ। वो लोग जीतते हैं। और आज से नहीं, वो लगभग आई थिंक लास्ट 40-50 ईयर्स से जीत रहे हैं। मगर सर चैलेंजेस आपको क्या लगता है जो भी नई गवर्नमेंट आएगी, क्योंकि अभी तो खैर कुछ कहा नहीं जा सकता, जो भी आएगी कंट्री के लिहाज से नए चैलेंजेस क्या होंगे? क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट भी लास्ट जो टेन्योर था उसमें काफी चीजें उनको मणिपुर और कई दूसरी मुश्किलें देखने को मिली थी। इस बार आपको लगता है कि वो सब कुछ मैनेज हो जाएगा? सारी चीजें जो पहले शिकायतें रही हैं लोगों को, उनको वो हैंडल कर पाएंगे? वो ऑलरेडी मैनेज कर रखा है, तो वो कोई भी ऐसा इशू नहीं है जो आउट ऑफ हैंड है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल कोई जगह हो, ऐसी कोई जगह है नहीं। हम्म। हालांकि बहुत सारी कोशिशें की जाती हैं बार बार, क्योंकि हमारे यहाँ तो देखिए इतनी सारी स्टेट्स हैं, 28 तो स्टेट्स हैं, उसके अलावा 2 और जो है यूनियन टेरिटरीज, वहाँ पे भी असेंबलीज हैं। तो 30 असेंबलीज से डील करना, 30 असेंबलीज में अलग अलग पार्टीज हैं। आई मीन 30 असेंबली में जो बीजेपी या बीजेपी के अलायंस की जो सरकारें हैं वो तो 15-16 ही है ना। बाकी जो है वो ऑपोजिशन की सरकारें हैं, वो अपना अलग अलग, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कोई जानबूझ के करता है, कोई साथ चलता है, कोई नेशनल इश्यूज पे साथ रहता है, कोई जो है वो कुछ भी करता रहता है। तो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स कंट्री। आपके यहाँ तो 4 ही असेंबलीज हैं, प्रोविंशियल असेंबलीज। हाँ यहाँ सर, 30 हैं। छोटी सी कंट्री है। यहाँ 30 प्रोविंशियल और यूनियन टेरिटरी असेंबलीज हैं टोटल मिला के। तो उन 30 असेंबलीज को डील करना, उनको सबको मैनेज करके चलाना, वो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क। और मोदी जी हैज़ बीन डूइंग इट क्वाइट वेल। अच्छा, सबका वो रहता है कि भाई हर एक की अपनी पॉलिटिक्स होती है, वो अपनी पॉलिटिक्स भी लगातार करते रहते हैं। उस पॉलिटिक्स में उसका ऑपोजिशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैंक होता है कि भाई सेंटर को जो है वो आप रॉन्ग बॉक्स में डालो और ये बताओ कि जो काम हम नहीं कर पाए हैं वो सेंटर की वजह से नहीं कर पाए। ये वाली पॉलिटिक्स खूब चलती है। और जो ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं उनमें, कांग्रेस की तो 3 ही रूल्ड थी, कांग्रेस की भी 3 स्टेट्स हैं जहाँ वो 3 स्टेट्स में रूल कर रहे हैं। अब ये जो सर आम आदमी पार्टी है, इसके पास एक यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, और पंजाब जो है वहाँ पर उनकी सरकार है, फुल फ्लेश्ड गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। तो इंडिया इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स कंट्री। मगर सर आपके यहाँ रिजल्ट्स किस तरह से आते हैं? जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि इलेक्शन हो गया उसके बाद शाम से ही टीवी पे रिजल्ट्स अनाउंस होना शुरू हो जाते हैं, चाहे सरकारी तौर पे ना हो, मीडिया के तौर पे सही, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ अनकन्फर्म्ड समझ लीजिए, लेकिन रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। आपके क्या सिस्टम है? नहीं, हमारे यहाँ देखिए हम बताते हैं कैसे होता है। जैसे 1 जून को जो लास्ट फेज है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि अगर कोई शिकायत आई है, मान लीजिए कि किसी पोलिंग बूथ में गड़बड़ हो गई है, या किसी पोलिंग बूथ में कई बार होता है क्योंकि ईवीएम्स यूज़ होती हैं तो मशीन्स मैल फंक्शन कर जाती हैं, वो कुछ होती है, तो 2 दिन वो छोड़ते हैं रीपोलिंग के लिए कि लास्ट फेज की जो आपकी पोलिंग हुई उसमें अगर कोई रीपोलिंग होनी है तो वो नेक्स्ट 2 डेज उसके लिए है। तो फिर 4th को पूरी कंट्री में एक साथ सारी ईवीएम्स जो है वो खुलेंगी ठीक 8 बजे पूरी कंट्री में, और उनकी काउंटिंग शुरू होगी और 2 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा।
सही। और यानी कि वो सिस्टम नहीं है जैसे पाकिस्तान में, तो हमें उसी टाइम पता लगने लग जाता है कि ये पार्टी के आ रहे हैं और वो पार्टी के रह गए। तो बहरहाल एग्जिट आई पोल्स होप। होते हैं, एग्जिट पोल्स तो 1 तारीख को ही हो जाएंगे। वो एग्जिट पोल्स तो जो सिस्टम है आपके एजेंसीज का, वो एजेंसीज एग्जिट पोल करेंगी, हम भी करेंगे 1 तारीख को। एक अच्छा तारीख को सर, सात एक चीज 1 तारीख को 7 बजे हम भी करेंगे एग्जिट पोल। सर लास्ट में एक चीज और मैं आपसे पूछूंगी, इस बार क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे यानी इलेक्शन के टाइम पे कहा गया कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाए। नवाज शरीफ साहब के सारे केसेस भी माफ हो गए, वो इलेक्शन में भी आ गए, तो लोगों ने जो उनको सपोर्ट करते थे सबको ये कहा गया कि जी अब तो नवाज शरीफ ने ही प्राइम मिनिस्टर बनना है, इसीलिए उनको लाया गया है, सारे केसेस भी उनके जो थे वो खत्म किए गए। तो उनका जो वोटर था पीएमएलएन का, नवाज शरीफ साहब का, वो बाहर ही नहीं निकला। उसने कहते तो वैसे ही आ जाना है, मैंने क्या करना है वोट डाल के, वो घर बैठा रहा। तो उस चक्कर में नवाज शरीफ साहब कई जगह से हार गए, ये मतलब एक ये बात की जा रही थी एक्सपर्ट्स की तरफ से। ऐसा तो नहीं कि हर तरफ कहा जा रहा है कि मोदी जी ने तो आ ही जाना है थर्ड टर्म में, तो मोदी जी का वोटर बाहर ना निकले, क्या ये चीज हो सकती है? देखिए ये तो होता है, कंप्लेसेंसी तो आती है, और ये फर्स्ट फेज में थोड़ा सा देखने को मिला, लेकिन यहाँ कोर्स करेक्शन के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए फर्स्ट फेज में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कमी रह गई, ख़ासतौर से जैसे यूपी और राजस्थान में हम देख रहे हैं कि 4-5% पोलिंग कम है, और उसके कई कारण हैं, क्योंकि वो शादियों का भी दिन था बहुत बड़ा नॉर्थ इंडिया में, और उस दिन कुछ जगहों पे फिर वो जब फ्राइडे को पोलिंग होती है तो लोग लॉन्ग वीकेंड बना लेते हैं, ये भी होता है सरकारी जो मुलाजिम होते हैं वो। तो अब चूँकि 6 फेज और हैं तो वो कोर्स करेक्शन हो जाएगा। दे नो दैट देयर हैज़ बीन स्लाइट स्लिप अप, दे विल मेक इट अप। बिल्कुल ऐसा है। और बहुत शुक्रिया सर, आज आपने ज्वाइन किया, एंड आई होप कि आपके चैनल पे जो है वो अपडेट्स आती रहेंगी और हम वहां से देखकर समझने की कोशिश करते बिल्कुल रहेंगे कि बिल्कुल, क्या हो रहा है। आजकल तो हम कम से कम 2 शोज करते हैं चुनाव के ऊपर ही डेली। बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि जाहिर है कि हम हमारे यहाँ और तरह से सिस्टम चलता है, तो हमें समझने के लिए बिल्कुल आपके चैनल या आप जैसे लोगों की ज़रूरत है कि हम समझ सकेंगे भारत में क्या हो रहा है। वैसे तो पूरे साल ही आपके यहाँ इलेक्शन चलते रहते हैं, जब कुछ दिनों के बाद कोई ना कोई कहता है इलेक्शन हो रहे, तो हम लोग कहते हैं अभी तो हुए थे, और मोदी जी आ तो गए, नहीं नहीं अभी हमारे एक और इलेक्शन हो रहे। तो वो तो ये हमें तो आज तक देखिए जो मैनिफेस्टो है हाँ बीजेपी का, यानी मोदी जी की पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन कराते हैं, हम सारे इलेक्शन एक साथ करवाएंगे। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके एक बार इलेक्शन होंगे 5 साल में, ये रोज रोज इलेक्शन होते हैं, इसके वजह से जो सारा हाँ काम सफर होता है। वही तो। और हम लोगों को तो और कंफ्यूज कर देते हैं पाकिस्तानियों को। आप लोग, हम जब किसी से बात करते हैं वो कहते हैं अभी इलेक्शन हो रहा है, अभी अभी तो इलेक्शन हुए थे फिर हो रहे। तो हम क्या जो है ना, वो ये कंफ्यूजन खत्म होनी चाहिए, एक साथ ही सब कर आगे जो है साइड पर हो जाए सब लोग। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू। नाइट।